नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में 22 की सियासी बिसात पर पार्टियां रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी समेत सभी दल सत्ता का संग्राम अपने नाम करने के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले मैदान में उतर गए हैं। दलों के दिग्गज नेता लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर अपनी अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि हर नेता की रैली में लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जनता के रुख का अंदाजा लगाना मुश्किल सा हो रहा है। वैसे 22 के घमासान में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। हालांकि नए कृषि कानून को वापस लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की चुनावी राह को आसान करने की कोशिश की है, लेकिन केंद्र सरकार की यह कामयाबी वाकई रंग लाएगी, इसे लेकर बड़ा सवाल है। क्योंकि कृषि कानून संसद से रद्द होने के बाद भी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और अगर वे इसी तरह आंदोलन पर डटे रहे तो ये यूपी में बीजेपी के समीकरणों पर सीधा असर डालेंगे। खासकर पश्चिमी यूपी में इतना ही नहीं, लखनऊ की लड़ाई में पूर्वांचल में किसान आंदोलन का किस तरह से असर है और कृषि कानूनों की वापसी किसकी राह मुश्किल और किसकी आसान हुई है, ये भी आज हम जानेंगे और इसकी तमाम जो समीकरण हैं इनको जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। तो तीनों कृषि कानून की वापसी पर संसद की मुहर लग गई है। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून वापसी विधेयक बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास हो गया है। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही वोटिंग हुई, जिसमें कृषि कानून वापसी विधेयक वापस हो गए। अब इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और स्वीकृति के बाद ये कानून रद्द हो जाएंगे। बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले 12 राज्यसभा सांसदों पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित हो गई। कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम आपकी बात ही रिकॉर्ड से जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया। तो कृषि कानून वापसी बिल बिना चर्चा के दोनों सदनों में पास हुए। इस बात को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कानून वापसी पर बहस से डरती है। चर्चा होती है तो पता चलता है कि किसके दबाव में कानून बने हैं। राहुल गांधी के मुताबिक माफी मांगकर पीएम मोदी ने यह कबूल किया कि उनसे गलती हुई है। 3 कृषि कानून मजदूर और किसान पर सरकार का आक्रमण था। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। तो तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। इसका अब यूपी के सत्ता संग्राम में कितना असर पड़ेगा? क्या किसानों की नाराजगी पूरी तरह से दूर होकर उनका आक्रोश अब खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी को अब कितना फायदा इससे होने वाला है। सवाल ये भी खास है कि नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद
क्या यूपी के चुनाव में विपक्षी दलों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला गया है? इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे स्वराज एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी से, जो हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, सीधा आपसे यही जानना चाहेंगे, 25 नवंबर 2020 से एक देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली चलो मुहिम शुरू हुई, दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ, मुझे लगता है सबसे बड़ा आंदोलन इतने लंबे वक्त तक चलने वाला हुआ। इसके बाद एक ही उद्देश्य कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। 19 नवंबर को देश के सामने सुबह 9 बजे पीएम मोदी आए, उन्होंने कहा कि हम कृषि कानून वापस लेने वाले हैं और आज दोनों सदनों में ये बिल वापस लिया गया, ऐसा माना गया। अब इसके बाद किस तरह से देखा जा रहा है? क्या ये आंदोलन आगे जारी रहेगा या किसान सरकार से सहमत हो गए? राघवेंद्र जी विकास, बिल्कुल 1 साल हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, और उत्तर प्रदेश में किसान अगर अन्नदाता है तो भाग्य विधाता भी, क्योंकि 70 लाख से अधिक किसान हैं जो सीधे किस कार से जुड़े हैं। उनके परिवार के सदस्यों की संख्या जोड़ दीजिए तो 2.5 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। इसमें अगर आप खेतिहर मजदूरों को भी जोड़ दीजिए तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी नाते कहा जाता है कि अगर किसान जिसके साथ होता है सरकार उसकी बन जाती है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी किसान किसी तरह से मान जाए, लेकिन लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई उसके बाद से किसान और उग्र हो गए। हालांकि किसानों को समझाने के बहुत प्रयास किया गया, किसान सम्मान निधि के बहाने उनको समझाया गया, किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता गए, लेकिन उनको शायद नहीं समझा पाए। और किसानों की भी जिद थी, जब तक किसी 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो अपना धरना नहीं खत्म करेंगे। पिछले दिनों गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया, आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इस कानून को वापस ले लिया गया। हमारे साथ तमाम किसान नेता हैं जो भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी के पदाधिकारी लोग हैं। ये लोग भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इनसे ही सीधे जानते हैं इनका क्या मत है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिया, अब मामला कहां फंसा है? आप लोग आंदोलन क्यों नहीं खत्म कर रहे? प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने हम किसानों लोगों को एकजुट होने की ताकत दी है। और बिल वापस तो उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि वो सामने चुनाव आ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का तो कभी कभी हमेशा चलता रहता, पूरे देश में चुनाव चलते हैं। चुनाव इसके अलावा क्या है, अगली मांग क्या है, क्यों नहीं हट रहे हैं आप? हम लोगों की मांग ये है कि किसान को कभी भी सम्मान नहीं दिया गया। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आयोग है उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? एमएसपी आपने क्यों नहीं दे रहे हैं? जब हमारा देश किसान प्रधान देश है तो किसान की जो बात है वो प्रधानमंत्री को माननी चाहिए, पूरे शासन प्रशासन माननी चाहिए। आपका देश नहीं है, हमारा देश है, किसानों का देश है ये। स्वामीनाथन आयोग की बात आप कर रहे हैं, रिपोर्ट कब आई थी स्वामीनाथन की, किस सन में आई थी? देखिए, सारे डाटा आप लोगों के पास उपलब्ध हैं। हम बस इतनी मांग करते हैं बार बार, स्वामीनाथन अभी गूगल पे डालिए सब कुछ आ जाएगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट को केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू कर रही, चाहे वो कांग्रेस की रही चाहे मोदी जी की रही। मोदी जी तो गरीबों के प्रिय नेता हैं, इनको तो लागू कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल, और किसान नेताओं से हम बात कर लेते हैं। आप बताइए किसानों का पेच कहाँ फंसा हुआ है? अभी जैसा कि बिल तो पारित हो गया है, लेकिन अभी जो उनको चाहिए सुख सुविधा वो नहीं है, केवल जुमलाबाजी चल रही है, जिसके कारण ये मजबूरन होकर के अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। विकास, 1966 से एमएसपी की व्यवस्था है पूरे देश में, और सरकार धान और गेहूं समेत 36 जिन्स के उत्पादन खरीद रही है। लेकिन अब किसानों की जिद ये भी है कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं लाया जाएगा तब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। साथ ही विद्युत अधिनियम में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं कि किसानों को मुफ्त बिजली भी दी जाए। और किसान नेता है और किसान नेता, इनसे हम जान लेते हैं। कृषि कानून वापस हो गया, एमएसपी पे सरकार बार बार कर रही कि आके बैठिए हमसे वार्ता करिए, आखिर किसान अब क्यों नहीं धरना खत्म कर रहे हैं? मेरा नाम लियाकत, ग्राम नियामुत, जिला मुजफ्फरनगर, चरथौल विधानसभा का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं एक कोल की दूरी पे हूँ, तो प्रधानमंत्री मिले नहीं है। और हर जिले में चाहे वो भारत की सरकार है चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, मिले हुए कैबिनेट मंत्री जो है भ्रष्ट अधिकारी जो बैठा रखे हैं उनको मारने का काम करवाया गया। आप किसान मुद्दे पहले आइए, आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है, किसानों की ये भी मांग है हमारी, जो किसानों को फर्जी मुकदमे लगाए गए वे वापस करे जाएं। जी आपका क्या कहना है इस पे? मैं महेश सिंह राष्ट्रीय नाम बताइए, पहले अपने मुद्दे पे आइए। हाँ, मुद्दा हमारा कहना है कि एमएसपी की जो कानून था धान का खरीदने का, उसकी गारंटी करे कानून, क्योंकि न्यूनतम है।
तो उससे 1 रुपया कम खरीदना हो, चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे सरकार खरीदे। एमएसपी को लेके इसके पहले कब तक आपने आंदोलन किया किसानों ने? एमएसपी लेके पिछले 10 साल से आंदोलन हो रहा है और 2% खरीद यूपी में है मात्र। इस साल थोड़ा बढ़ा जाए तो अब तक 2% खरीद रही है। जी बिल्कुल विकास, एमएसपी को का मामला है, जब तक सरकार एमएसपी पे गारंटी नहीं देती है, मूल्य की गारंटी नहीं देती है, तब तक किसान, भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों सदनों से इस बिल को वापस ले लिया है, लेकिन अभी किसानों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आज ये तमाम जो जिस तरह से वापस लिए गए हैं बिल दोनों सदनों में, उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत का क्या रिएक्शन सामने आया है वो हमारे दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। किसानों की मजदूरों की सफलता है। अच्छा, किसके लिए पहल करे, कैसे करे, पहले बताओ भाई, वो पहल कैसे होती है? हम तो 11 महीने से इंतजार कर रहे हैं सरकार का, बताओ कहाँ है सरकार? सरकार वापस ले रही कानून को। एमएसपी पे कौन लेगा? ये सीड बिल लेकर आओगे 4 दिन बाद में, उसको कौन लेगा? पेस्टिसाइड बिल है, डेयरी की पॉलिसी है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, बैंकिंग व्यवस्था है, उस पर कौन बातचीत करेगा? सरकार ये चाहती है कि हम बगैर बातचीत के यहाँ से धरना खत्म करके चला जाए, देश में कोई आंदोलन धरना ना हो, सरकार से एक जो बातचीत का रास्ता है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाए। इस गलतफहमी में सरकार ना रहे। हम प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ करके जाएंगे, सरकार से बात। तो ये आपने रिएक्शन सुना किसान नेता राकेश टिकैत का, जिनका ये कहना है कि एमएसपी पे अब हम सरकार से बात करेंगे। एमएसपी को लेकर जिस तरह से अब वो तमाम जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं, उन किसान नेता राकेश टिकैत का तो ये भी कहना है कि आने वाले 4 दिसंबर को हम फिर रणनीति बनाने वाले हैं। लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता रामजीत सिंह जुड़े हैं और गोरखपुर से हमारे संवाददाता राजदीप जुड़े हुए हैं। सीधा मैं रुख करूंगा राम जी आपका। हम जिस तरह से लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में जिस तरह से आंदोलन हुआ है और उसके बाद किसानों और नेताओं का एक जिस तरह से वहां आमना सामना देखने को मिला, 8 जिस तरह से किसानों की मृत्यु हुई, सबने देखा, देश ने देखा। लेकिन लखीमपुर की अब हम अगर बात करें तो आज इन फैसले के बाद लखीमपुर का किसान क्या सोचता है? बिल्कुल विकास, जिस तरीके से 11 महीने से जो किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा था, वहीं लखीमपुर खीरी की जो तिकोनिया कांड जो घटना हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा जिस तरीके से एक आया, 4 किसानों की दर्दनाक मौत हुई है। उस तरीके से अगर आप चुनाव की बात की जाए तो मौजूदा जिस समय तो हमारे यहाँ 8 विधानसभाओं में 8 भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन जिस तरीके से गुरु पर्व पे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया कि ये जो किसान आंदोलन जो एमएफसी का जो कानून लागू है, इसको इन्होंने जिस तरीके से वापस लिया है, ये भी प्रशंसा का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राकेश टिकैत जो उनके नेता हैं, उनसे भी हम लोगों की बात हुई है। उनका सीधे से यही कहना है कि एमएफसी पे पूरी बात होगी, पूरे प्लेटफॉर्म क्लियर होंगे, तब हम इस तरीके से फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं विकास अगर देखा जाए तो अभी किसानों में उस तरीके से मतभेद चल रहे हैं, अभी बनने की स्थिति में इस तरीके दिखाई नहीं पड़ रहा है विकास। जी बिल्कुल राम जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए तो दोनों जो तीनों कृषि कानून हैं उन पर मुहर लग गई है, जिस तरह से दोनों सदनों की हम बात करें अब। लेकिन हम देखें क्योंकि पश्चिम की अगर हम बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, ये तमाम पूरा जो बेल्ट है वो किसानों का है। यहाँ किसान जो सोचते हैं वही परिणाम चुनाव में हमें देखने को मिलते हैं। अब इस कृषि कानून वापसी के बाद क्या कुछ चुनावी समीकरण बनते लखीमपुर में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल विकास, आपकी बात सही है। जिस तरीके से चुनावी घमासान है, 2022 में चुनाव हो रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक तूफानी दौरे भी लग रहे हैं। जिसमें उत्तर पश्चिमी की बात की जाए तो 136 सीटों में से उत्तर प्रदेश की जो 27 सीटें हैं उत्तर पश्चिम में ये लोग हारे थे। और वहीं इन सीटों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा फोकस रहा है, बड़ी रैलियां हुई हैं और अच्छा आयोजन किए गए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन, जिस तरह 4 किसान मरे थे, 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, पत्रकार और ड्राइवर सहित। वहीं आपको बता दें कि किसानों की एक मांग है कि जो मंत्री पुत्र है, मंत्री इस्तीफा दें और जिस तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के दायरे में हो। तो कहीं ना कहीं ये भी मतभेद विकास देखे जा रहे हैं किसानों और आम सरकार के बीच में। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो लगातार वहां के बड़े नेता वहां अगर बात की जाए तो दौरे कर रहे हैं, ये दौरे क्या उस पर हावी होंगे? जिस तरह से हमने लखीमपुर की घटना के बाद देखा
कि लखीमपुर की घटना हुई तो तमाम बसपा के बड़े नेता हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, वहां गए लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। प्रियंका गांधी खुद वहां गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जिस तरह से विपक्ष की भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण नजर आ रही है, विपक्ष किस तरह से अब अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि अगर हम बसपा की बात करें तो पूरा बसपा का जो गुट है वहां पर वो नाराज चल रहा है सरकार से, क्योंकि अखिलेश यादव को वहां पर अरेस्ट किया गया था लखीमपुर खीरी घटना के समय। तो अब विपक्ष किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहा है लखीमपुर में? राम जी। बिल्कुल, जिस तरीके से विकास तिकोनिया में जिस तरीके से कांड हुआ था, जो तिकोनिया कांड को लेकर पूरे देश के जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा से लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव से लेकर और आपके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी से, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आकस्मिक दौरा लगा, जिस तरीके से होच पोच मचा, वहीं आपको बताते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को जिस तरीके से ले रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी संभावना बन रही है कि कुछ विधायकों के टिकट भी कटने हैं, जिस तरीके से बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसान और आम सरकार के बीच बात बन रही है। विकास जी बिल्कुल, राम जी हम आपके पास लौटेंगे। हम सीधा गोरखपुर का रुख करेंगे, जो हमारे संवाददाता राजदीप यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजदीप, जो पूरा घटनाक्रम हम देखने को जिस तरह से हमें मिल रहा है, अगर हम पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल का क्या चुनावी समीकरण इस समय बनता दिखाई दे रहा है इस तमाम घटनाओं के बाद? जी विकास, मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल में जो है कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ पिछले साल से जब से ये कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन हो रहा, यहाँ के किसान चूंकि छोटे किसान हैं, छोटी जो किसान हैं, इन किसानों का उतना मूवमेंट नहीं रहा है किसान आंदोलन को लेके। यहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं हुए, यहाँ पर किसान जो है कि धरना स्थल पहुंचे। यहाँ सिर्फ विपक्ष और कुछ अन्य पार्टियां जो थी वो इस आंदोलन को जीवित रखी हुई थी, जो कभी कभार प्रदर्शन करती जा रही थी, लेकिन किसानों का पूरी तरह से कोई बड़ा मूवमेंट या इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ पूरे एक साल में। और यहाँ के किसान इस आंदोलन से बहुत ज्यादा जुड़े या प्रभावित नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल राजदीप, अब मैं सीधा रुख करूंगा, हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी बने हुए हैं, वो किसानों के साथ मौजूद हैं, उनके साथ किसान भी हैं। राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जो बिल वापसी हुए हैं उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत की एक रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी को लेकर वो तमाम बातें कर रहे हैं, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि आगामी 4 दिसंबर को हम एक रणनीति बनाने जा रहे हैं। आपके साथ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे पूछिए जरा किस तरह की रणनीति आगामी दिनों में देखने को मिलने वाली है। राघवेंद्र जी। जी बिल्कुल, राकेश टिकैत जी का बयान आया अभी कि 4 दिसंबर को हम लोग अगली रणनीति बनाएंगे। तो रणनीति क्या हो सकती है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। अब राकेश टिकैत की बात की रणनीति हम कैसे जान सकते हैं क्या हो सकती है? वो तो उनका तो समझ ही नहीं आता है वो किस प्रकार से राजनीति करते हैं। कभी किसानों के पक्ष में बोलते हैं, कभी वो सरकार के पक्ष में बोलते हैं, तो हम उनकी बात पे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। विकास, किसानों में भी राकेश टिकैत को लेकर दुविधा की स्थिति है। राकेश टिकैत पे यहाँ के किसान जो आए हुए हैं उन्हें यकीन नहीं कर पाते हैं। इनका साफ कहना है कि राकेश टिकैत दो तरह की बातें करते हैं। अब 4 दिसंबर को क्या तय करते हैं वही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि राकेश टिकैत चाहते कि अभी आंदोलन लंबा खिंचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खेमे में वह बेचैनी को भांप चुके हैं कि असली मौका यही है कि जो अपनी पुरानी लंबित मांगे हैं, जो 70 साल से मांगे अधूरी हैं, उनको भी अब इसी समय पूरा करने की जिद पे अड़े हुए हैं। 1966 में एमएसपी लागू हुआ था, सरकार हर साल धान खरीद रही थी, अभी भी धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का सब खरीद रही है, लेकिन इस पर कानून अभी तक नहीं है। राघवेंद्र जी, उनका ये कहना है कि उनको खुद नहीं पता है कि राकेश टिकैत क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या अगला उनका कदम होने वाला है। हमने देखा कि राकेश टिकैत ने आज अपने रिएक्शन में कहा कि भाई एमएसपी तो एक महामारी है, एमएसपी तो एक बड़ी बीमारी है, लेकिन साहब इस देश में ऐसी कोई सी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। अगर वो कहते हैं ना कि ना किसी हमनशी ना हम सफर से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा, तो अब ये किसानों को सोचना होगा। लेकिन राघवेंद्र जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं, आपने तब पूरा आंदोलन उत्तर प्रदेश में रहकर कवर किया है, देखा है, किसानों से बात की है। अब यदि हम देखें तो इस तीनों जो कृषि कानून है उनकी वापसी के बाद बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है? क्या यह कदम सही साबित होगा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी के लिए? राघवेंद्र जी। जी बिल्कुल, अगर सियासी नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का साबित होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर जो प्रदर्शन था बहुत व्यापक नहीं हो पाया था, पूर्वांचल में बिल्कुल नहीं था, केवल तराई के इलाके में लखीमपुर खीरी बहराइच साइड में थोड़े बहुत आंदोलन हुए थे। अगर तिकोनिया कांड न हुआ तो शायद उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की चर्चा भी नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि यूपी का किसान अन्नदाता है, 70 लाख से अधिक किसान है जो किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, तो उनके वोट को हासिल करना भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से लक्ष्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे
तभी उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। अब सवाल वही, अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनता, एमएसपी का रेट नहीं तय होता है, किसानों को अपने उपज का दुगुना मूल्य नहीं मिलता है, तो शायद आय दुगुनी नहीं हो पाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी साफ साफ कहते हैं हम किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान नेता इनको लगातार बरगला रहे हैं। लेकिन वो किसान कितना बरगलाता है, और सबसे बड़ी बात किसानों की वोट की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी में है। जो मुफ्त अनाज मिल रहा किसानों को, गरीबों को ही मिल रहा है, जिसकी अवधि मार्च तक बढ़ा दी गई है। अभी एक बार हम फिर अपने किसान भाइयों से बात कर लेते हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर पेच कहां फंसा है। राकेश टिकैत के स्तर पर पेच फंसा है कि सरकार के स्तर पर पेच फंसा है? पेच सरकार के स्तर पर फंसा है, क्योंकि अगर इस एमएसपी गारंटी कर देंगे तो सस्ते में खरीदना, महंगे बेचना अडानी अंबानी के काम नहीं हो पाएगा। मुख्य काम यहाँ फंसा है, अंबानी का इंटरेस्ट होगा। अरे आज अडानी अंबानी टाटा बिरला नहीं थे, इसके पहले आज ही एमएसपी लागू हुआ है। आज ही ये एक कानून एमएसपी वाला जो आप कह रहे हैं कि लागू 2% की खरीद, मेरे इलाके में धान गोंडा जिले में, बलरामपुर जिले में 900 रुपये, मुझे लगता है तकनीकी 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है मान्यवर। लेकिन फिर हम आपसे जुड़ेंगे। मैं सीधा संवाददाता राम जी का रुख करना चाहूंगा जो हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हैं। राम जी, क्योंकि समय की बहुत कमी है, हम क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं। अब यदि हम लखीमपुर की बात करें तो विपक्ष तो लगातार अपना हमलावर बना हुआ है, अगर बसपा, कांग्रेस, तमाम विपक्ष बना रहा है, लेकिन 2022 में अब से क्या निर्णय होने वाला है? लखीमपुर का मतदाता क्या सोचकर इस बार मतदान करने वाला है? राम जी। बिल्कुल विकास, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभाओं में से जिस तरीके से कुछ 2-3 से 4 विधानसभाएं थी जहाँ पे किसानों का एक बहुमूल्य बड़ा वोट है, जहाँ की बात की जाए, पलिया की बात की, निघासन की बात की जाए, सिंगाही की बात की जाए, ये विधानसभा ऐसी है जहाँ पे सिख का एक बड़ी बिरादरी है और जिस तरीके से बड़ा वोट बैंक है। और वही विकास आपको बताते हैं कि अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो आंदोलन जिस तरीके से 11 महीने से राकेश टिकैत का आना जाना भी रहा है, और अभी ईडी गार्डन में लखनऊ में इन्होंने एक जनसभा भी की थी। इनका साफ एक ऐलान है कि मंत्री का इस्तीफा हो, गृह राज्य मंत्री। आम आदमी जो मतदाता है वो क्या सोचता है? और यदि हम किसानों को हटाएं या किसान जो नेता है उनको हटा के एक आम आदमी को देखें तो उसकी सोच क्या है? तमाम इस पूरे कृषि कानून बिल को लेकर लखीमपुर कांड को हटा दें तो वहां का मतदाता इसके सिवा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार मतदान करने वाला है? मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दा है जो लखीमपुर खीरी का बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, जो आम किसानों, छोटे किसान, गरीब किसान, बड़े किसानों का भी एक मुद्दा एक रहा है कि जो यहाँ पे जो चीनी मिल है, पूरे 9 चीनी मिलें हमारे लखीमपुर खीरी में है, जहाँ करोड़ों रुपया, अरबों रुपया चीनी मिल पर बाकी है। बिल्कुल राम जी, हम सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता राजदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजदीप, हम अगर पूर्वांचल की बात करें तो बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। लगातार चाहे वो पीएम की बात हो, सीएम की बात हो, लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार विकास की सौगात दी जा रही है। अगर हम आज क्योंकि कृषि कानून पर बात करने वाले हैं तो कृषि कानून पर अगर पूर्वांचल में देखें तो कितना असर ये कृषि कानून और किसान तमाम वहां पर डालने वाले हैं? बीजेपी को कितना नुकसान और कितना फायदा होता दिख रहा है? राजदीप जी विकास, मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल में, ये पूरे पूर्वांचल में लगभग 26 जिले हैं। 26 जिलों पर 156 सीटें हैं, जिस पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अगर हम पूर्वांचल के 2 भागों में बांटते, गोरखपुर मंडल और वाराणसी, तो गोरखपुर में जो आसपास के जिले हैं वो लगभग 12 जिले हैं जिनकी 62 विधानसभा सीटें हैं, और उस पर भी लगभग 80% सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इसके साथ साथ गोरखपुर विधानसभा की 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीत के अपना परचम लहराया था। इसलिए बीजेपी कहीं न कहीं ये जान रही है कि अगर हमको सत्ता में दोबारा वापसी करनी है, पश्चिम में नाराजगी है किसानों की, पूर्वांचल के किसान उससे नाराज नहीं है, उनका इस कृषि कानून से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहा है, पूर्वांचल में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, सिर्फ विपक्ष ने ही हवा बनाई है। और अब ये मुद्दा कृषि कानून वापस हो चुके हैं तो विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा भी निकल चुका है। इसलिए पूरा फोकस सरकार का और बिल्कुल राजदीप, बहुत शुक्रिया क्योंकि समय की बहुत कमी है। आपका भी और राम जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। मैं अंत में सीधा राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। एक अंतिम आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। अब यदि हम यहां से देखें तो बहुत कम समय चुनाव में रह गया है। यहां से अगर पूरा हम कृषि कानून को देखें, कृषि आंदोलन को देखें, तो उसके बाद 22 का जो चुनावी विसात है वो कैसा नजर आ रहा है आपको? जी विकास, बिल्कुल जो 2022 में चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही सत्ता में वापसी करे,
और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी सक्रिय हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज हम किसान की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव कभी भी किसी अन्य मुद्दे पे हुआ ही नहीं है, केवल जाति मुद्दे अंत में हावी हो जाते हैं। अगर हम किसान किसान कर रहे हैं तो किसान भी किसी न किसी जात में बटा हुआ है, पहले वो अगड़ा है, पिछड़ा है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो अगर उत्तर प्रदेश की जो खासियत रही हमेशा से, विकास के एजेंडा तो सभी लोग चलते हैं, विकास के काम भी गिनाते हैं, लेकिन हमेशा गोलबंदी जाति की जाती है। जितने भी गठबंधन किए जाते हैं, जाति आधारित गठबंधन किए जाते हैं। समीकरण मुद्दों के आधार पर जिस तरह से पहले बनता नजर आया है, अभी भी हम अगर अंतिम में देखें तो जाति समीकरण एक बड़ा फैक्टर यहां काम करेगा। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, तमाम किसानों से बातचीत हमारी सीधे दर्शकों को सुनवाने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने सत्ता के संग्राम में बात की कि कृषि कानूनों के बाद क्या रिएक्शन है किसानों का और इसका असर किस तरह से 22 के चुनाव में पड़ने वाला है, इसी के साथ सत्ता का संग्राम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड